हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस पे थोड़ा सा। अभी स्टेट पीसीएस को हम लोग बिल्कुल छोड़ के चल रहे थे। तो अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके स्टेट पीसीएस भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, खासतौर पे यूपी। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं यूपी में भी, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टेट में भी हेल्प करेंगे, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो आज का ये सेशन जो है ये थ्रू आउट इंग्लिश में होगा, राइट। आपको इंग्लिश मीडियम में जो भी, इसीलिए मैंने बोला भी था कि आज स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आज मैं सेशन रख रहा हूँ। तो जो भी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा इसके डिस्कशन से। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनका स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट यूपीएससी वाला होगा, क्योंकि जो यूपी पीसीएस में जो टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं। वैसे क्वेश्चंस मैंने स्पेशली डिजाइन किए हैं, उनको रखा है इस टेस्ट के डिस्कशन में, ठीक है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? अगर कहीं कोई इशू है आप लिख के बता सकते हैं। वैसे मुझे अपने मोबाइल में मुझे भी विजिबल हो रही है अच्छे से, मैं देख पा रहा हूँ, राइट। तो कहीं कोई इशू नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मिनरल के ऊपर। हम्म कि मिनरल क्या है, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअली मिनरल होते क्या है, राइट। तो जो मिनरल्स हैं, कहीं पे कोई ग्लिच आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर कुछ है तो आप ग्रुप पे लिख के बता दीजिए। हम्म चैट पे लिख सकते हैं आप। यस। हम्म तो मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। Second statement is Earth's crust is composed mainly of oxygen, silica, aluminium, and iron in decreasing order. First statement is totally right because this is the definition of mineral. Mineral is a naturally occurring inorganic substance. Here, inorganic word is especially important कि inorganic substance होता है mineral. It is not an organic substance, it is inorganic substance, right? And Earth crust is composed mainly of oxygen, silica, aluminium and iron in descending order. तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। both the both the statements are right, so answer is C. Okay, now here you can see its explanation. First statement is mineral is a naturally occurring inorganic substance. Second statement is Earth's crust is composed mainly of oxygen, silica, aluminium and iron. Right. Here in this figure you can see that 47% of Earth's crust is oxygen, 28% is silicon, 8.1% is aluminium and 5% is iron. Okay. So oxygen, then silica, then aluminium, then iron. तो दिस इज द ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ओके। तो नाउ we'll move to
यस। हम्म। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मिनरल इज अ मिनरल के रिकॉर्डिंग मिनरल हम लोगों ने देखा और अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स है। सेकंड क्वेश्चन इज माउंटेन्स और उनकी पीक को हमें मैच करना है, राइट। हियर ऑन वन साइड यू कैन सी द माउंटेन and on the other side there are peaks. Okay, so mountains are Karakoram, Ladakh, Naga Hill, and Mahadev, and peaks are Rakaposi, Gaser Brum, Saramati, and Dhupgarh. Saramati पीक पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो कराकोरम कराकोरम राकापोसी, तो इनमें से कौन कौन से विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इज और करेक्टली मैच्ड। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच है, राइट। तो राकापोशी एंड हारामोशी आर द पीक्स ऑफ लद्दाख। एक्चुअली राकापोशी शुड बी कनेक्टेड विद मैच्ड विद लद्दाख, ओके। एंड कराकोरम शुड बी मैच्ड विद गसेर ब्रह्म एंड मसेर ब्रह्म, both are the peaks of Karakoram. So they are interchanged actually. Okay. Naga Hill, Saramati Peak is the highest peak of Naga Hill. Okay, this is rightly matched. And Dhupgarh is the highest peak of Mahadev Hills. So this is also rightly matched. So 3 and 4 are correctly matched. So answer is C. Okay, answer is C. इसका आंसर क्या होगा? C होगा. So here is the correct matching. Karakoram, Gaserbrum, Ladakh is Rakaposi, Naga Hill, Saramati, and Mahadev Dhupgarh. Okay. Third question. Recently, Delhi witnessed frequent occurrences of earthquakes of smaller magnitude. In this regard, consider the following statements. India is mainly divided into four seismic zones, in which Delhi lies in zone 3. Okay, इंडिया को चार seismic जोन में बांटा गया है, जिनमें से दिल्ली जोन 3 में है। You know it better that Delhi lies in zone 4, है ना? दिल्ली जोन 4 में है। It is in zone 4. So Delhi lies in zone 4. Okay, so first statement is incorrect. It is not correct. Okay, its half part is incorrect. Ongoing formation of Himalaya is mainly responsible for occurrence of earthquakes in and around the region of Delhi. Second statement is totally right because you know that Himalayas, uh, as Indian plate is pushing towards the Eurasian plate, Himalayas are rising, and there is a in the fracture zone, in the fault zone of Himalayas, energy is being accumulated. जो energy है वहाँ पे accumulate हो रही है with the push of Indian plate towards Eurasian plate, and that is the main reason behind earthquakes in and around the region of Delhi. Okay, second statement is right, first is wrong. So answer क्या होगा? Only two is correct. Okay, B is the right answer. आपको पता है कि इंडिया को चार साइज्मिक जोन में बांटा गया है, जोन 2, 3, 4 एंड 5। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, नॉट नॉट फ्रॉम जोन 1। ओके, जोन 1 नहीं है कोई, जोन 1 हैज बीन डिलीटेड नाउ, उसको खत्म कर दिया गया है। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5, राइट। देन मूव ऑन टू fourth question. Asan Conservation Reserve, which was recently declared 38th Ramsar site in India, is located in which of the following states? Asan Conservation Reserve. This is a conservation reserve, and in which state it is located? Actually, it is 38th Ramsar site. Ramsar site, they are significant sites for uh, means they are significant wetland sites. यहाँ पर वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स आर्द्र भूमियां जैसे झीलें होती हैं। तो आसन इज एक्चुअली अ वेटलैंड एरिया, दैट इज व्हाई इट इज कवर्ड अंडर रामसर साइट। जितनी भी रामसर साइट हैं वो वेटलैंड्स हैं, और ये किस स्टेट पे है? एनीवन कैन आंसर? इसका कोई जवाब दे सकता है? ओके,
एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लैग हो गया है लाइफ में, सो आई शुड आंसर दैट इट्स आंसर इज उत्तराखंड. आसन कंजर्वेशन रिजर्व लाइज इन उत्तराखंड and it is the 38th Ramsar site in India. Okay, and it is first of उत्तराखंड. उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड. ओके, इट इज नॉट अ नेचुरल वेटलैंड, इट इज ह्यूमन मेड. जैसे ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं, तो इट इज अ मैन मेड लेक और वेटलैंड. ओके, which of the following best describes the importance of biogeochemical cycles? Biogeochemical cycles. What are biogeochemical cycles? Means in this question you should know the correct definition of biogeochemical cycles. Many of the minerals they uh, they travel one from one stage to another stage. Okay, from one level to another level in the form of a cycle. Okay, that is known as biogeochemical cycle. Geo means in many parts of the earth. These minerals travel from one part of the earth to another part, and one of the part is also biotic. उनमें से बायोटिक पार्ट भी है और जियो वाला एबायोटिक पार्ट भी है. तो एबायोटिक एंड बायोटिक बोथ कंपोनेंट्स से होते हुए केमिकल्स एक साइकिल के फॉर्म में घूमते रहते हैं. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है. They show how certain elements and compounds move through the environment are continually used and recycled. So A is the correct answer. है ना, जैसे मैंने आपको जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा. A is the correct answer. So biogeochemical cycles show how important elements or compounds move through from one part of the earth to another part, from one environment to another environment. So they show how these important substances are recycled between living and long. इसीलिए इसमें दोनों वर्ड है, बायो एंड जियो. बायो रिप्रेजेंट्स लिविंग एंड जियो रिप्रेजेंट्स नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, सो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से होते हुए किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे घूमते रहते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं, राइट. In which of the following places the government is proposed to set up a neutrino observatory? किस प्लेस में गवर्नमेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक सेटअप करने के लिए प्रपोजल लाई हुई है? सो दैट इज सॉरी दैट इज थेनी. थेनी इज अ प्लेस इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में एक जगह है थेनी, राइट. तो वहां पे वहां पर एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल है, राइट. तो इट्स करेक्ट आंसर इज थेनी, तमिलनाडु. नाउ हिस्ट्री क्वेश्चन. अब हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना वाज तेलुगु. सातवाहनों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु थी. एंड गाथा सप्तशती वाज ऑथर्ड बाय किंग हॉल इन प्राकृत. और जो गाथा सप्तशती नामक जो ग्रंथ है उसको राजा हाल ने प्राकृत में लिखा था. है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो सातवाहनों की जो भाषा थी वो क्या तेलुगु थी? इसमें बताना है कि विच वन इज करेक्ट. एक्चुअली सातवाहनों की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी. है ना, वो प्राकृत थी कि तेलुगु नहीं थी. आंध्र सातवाहन से कंफ्यूज आप हो सकते हैं. आंध्र सातवाहन या सातवाहन, कि आपको पता है आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि तेलुगु रही होगी, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? सातवाहनों की, आंध्र सातवाहनों की प्राकृत. है ना. और गाथा सप्तशती जो सातवाहन राजा हाल था उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ इसीलिए प्राकृत भाषा में ही लिखा था क्योंकि वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी. तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा इनमें से कौन सा राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं उनमें से नहीं है, उनका फीचर नहीं है, उनकी विशेषता नहीं है?
The directive principles resemble the instrument of instructions enumerated in Government of India Act 1935. Yes, एक्चुअली इनकी जो भावना है, इनका जो एक तरह से फिलॉसफी है, वहीं से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की ओर मतलब जोर देते हैं। दे प्रमोट द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। दे आर बारोड फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो डी इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। दे आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है, बल्कि आयरलैंड ने खुद इसको स्पेन के संविधान से लिया था। सो वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दो आयरिश कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश, बल्कि सबसे पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे इस टाइप के सिद्धांत, उनको आयरलैंड में कॉपी किया और हम लोगों ने आयरलैंड से बोरो किया इस इन विचार को। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? नॉट स्पेनिश बट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है इस विचारधारा को। नाइन्थ क्वेश्चन इज अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो क्या है? इंक्रीजिंग increasing the SLR sucks liquidity from the banking system। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से अगर आप एसएलआर को बढ़ा देते हो, एसएलआर को अगर आप बढ़ा देते हो, तो बैंकिंग सिस्टम से जो लिक्विडिटी है वो तो कम हो ही जानी है। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। सॉरी। An SLR can be kept only in the form of government bonds, securities or treasury bills। जो एसएलआर है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल के रूप में ही रखा जा सकता है। दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। एसएलआर को कुछ दूसरे फॉर्म्स पे ही जिनमें रखा जाता है, बट मोस्टली बैंक्स कीप देम इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। Actually, they can be retained as cash with the RBI or in gold with the RBI or invested in gold। तो तीन ऑप्शंस है, या तो गवर्नमेंट या तो जो बैंक्स हैं वो उसको कैश रखें आरबीआई के साथ, एसएलआर के जो एसएलआर का जो रेशियो है उतना मनी, या उसको गोल्ड में लगाएं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट कर दें। तो बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और द सेफेस्ट सिक्योरिटीज एंड उसमें दे कैन अर्न सम इंटरेस्ट एज वेल, उसमें कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्ट भी मिल जाता है बैंक्स को। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। दैट इज व्हाई दे वांट टू कीप देम invested in government securities only, though they have been given multiple options. So they can keep them in cash with the RBI, they can keep them in gold with the RBI, or they can invest in government securities. While investing in government securities they can earn interest। Okay, so they want to keep them, they prefer to keep them in government securities। एसएलआर को, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसको वो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जिनको गिल्ट एज्ड बॉन्ड्स भी बोलते हैं, मतलब सबसे अच्छे स्तर की प्रतिभूतियां जिनको जो कभी भी मतलब जिन पे इन्वेस्टमेंट कभी भी रिस्की नहीं होता है, उनमें रखते हैं बैंक। राइट, गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां हैं इसलिए उनमें कोई रिस्क नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चैतन्य महाप्रभु के लिए कौन सा सही नहीं है? ये मैंने एक दिन पहले भी किसी टेस्ट में डिस्कस किया था, बिकॉज दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड रिलेवेंट क्वेश्चन। ही डिस्कार्डेड कास्ट, रिलीजन, जेंडर टू पॉपुलराइज कृष्णा भक्ति। ये सबको पता है कि दिस इज करेक्ट। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट गया। उन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय गया में बिताया। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद दिस ऑप्शन दैट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज राइट। ओके, ये सही है। उनका संबंध शुद्धाद्वैतवाद से था, वेदांत स्कूल के। एक्चुअली शुद्धाद्वैतवाद से नहीं था, यही गलत है। तो गोस्वामी, ही सेंट गोस्वामी सेंट्स टू वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे अपने गोस्वामी संतों को भेजा था, ये सही है।
तो सी इज रॉन्ग। एक्चुअली जो इनका धर्म है, जो इनका एक तरीके से फिलॉसफी है, वो है अचिंत भेदा भेदवाद, है ना। इसको बोलते हैं अचिंत भेदा भेदवाद। वेदांत स्कूल का एक ये सब स्कूल है, अचिंत भेदा भेदवाद, ये उससे संबंधित है, राइट। इसको आप याद रखेंगे। यस। बर्न कन्वेंशन ये किससे संबंधित है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इंपॉर्टेंट हैं, तो बर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड विद लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। मतलब जो भी उनके क्रिएटिव वर्क्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के, ऑथर्स के, म्यूजिशियंस के, तो उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बर्न कन्वेंशन लाया गया था, राइट। सॉरी। चोला किंगडम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। The Chola kingdom was founded by Rajaraja I. Cholas came to power by overthrowing Pandyas and Cheras, and Shiva's Rajarajeshwar temple at Tanjore was built by the Cholas. Okay, so first statement is wrong. You know that Chola kingdom was founded by Vijayalaya. Vijayalaya was the founder of Chola kingdom. Okay, not Rajaraja first. Though Rajaraja first was a great king of Chola kingdom, Chola dynasty, but the Chola kingdom or Chola dynasty was founded by Vijayalaya. The first statement is wrong. Cholas came to power by overthrowing Pandyas and Cheras. No, they were not. They didn't overthrow Pandyas and Cheras. उन्होंने पांड्य और चेर को हटा के नहीं, बल्कि उन्होंने किसको हटा करके सत्ता मतलब या जो अथॉरिटी थी उसको वहां पर मतलब उस पर कब्जा किया था। दोज वर पल्लवास। पल्लवास को हटा करके, जो पल्लव थे उनको हटा करके चोलास केम टू पावर। ओके, सो आपको ऑलवेज कीप इन माइंड दैट पल्लवास वर द प्रीडिसेसर्स ऑफ चोलास, वो उनके प्रीडिसेसर्स थे, राइट। चोला किंग्स मेड सक्सेसफुल यूज ऑफ देयर नेवी। इनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी, इन्होंने जावा, सुमात्रा, मलाया तक को जीत लिया था। Okay, and Rajaraja first was a great was the greatest of all Chola kings, and he constructed the famous temple of Rajarajeshwar or Brihadeshwar temple. Okay, जो कि तंजौर में है. So in this statement was also correct. Yes, which of the following statements is not correct about Public Accounts Committee? Public Accounts Committee के बारे में कौन सा सही नहीं है? The members are elected from both houses of the parliament. Correct. A minister cannot be elected as a member of the committee. Correct. Okay. किसी भी मिनिस्टर को इसका मेंबर नहीं बनाया सकता है। थर्ड वन क्या है? What was the third statement? It examines public expenditure both from the point of economy and legal irregularities. बिल्कुल. It was first conceived in Government of India Act 1935. No, this is wrong. This is wrong actually. So this is not correct. It was first conceived in the year 1921 in the wake of Montagu-Chelmsford reforms. The Montagu-Chelmsford reforms के रेफरेंस में they were conceived in the year 1921. 1921 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के थ्रू। The term blue snorting refers to blue snorting. तो blue snorting ये ब्लूटूथ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जिस ऑप्शन में ब्लूटूथ आपको दिख जाए, फोर्थ वन इज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वायरलेस डिवाइस थ्रू अ ब्लूटूथ कनेक्शन। ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू भी आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आपको डेटा को चोरी कर सकता है, एंड दैट टेक्नोलॉजी और दैट टर्म इज ब्लू स्नॉर्फिंग। दैट प्रोसेस इज ब्लू स्नॉर्फिंग। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मोस्टली? इंडिया में जो भी कॉफी प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी कॉफी है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है? अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका और नन ऑफ द अबव? ओके, दिस इज रोबस्टा कॉफी। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में रोबस्टा कॉफी मोस्टली प्रोड्यूस होती है। कॉफी अरेबिका एंड कॉफी रोबस्टा, है ना, दो इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कॉफी है। तो अरेबिका इज 30% एंड रोबस्टा इज 70%। And here in this map you can see कि आपको देख सकते हैं कि एक तो कर्नाटका टॉप में है, सेकेंड वन इज केरला, देन तमिलनाडु। जो टॉप कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनमें
सबसे ऊपर कर्नाटका है, देन केरला है, देन तमिलनाडु है। इसके अलावा ये जो लाइट ग्रीन कलर से स्टेट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी कॉफी उगाई जाती है, राइट। 70% ऑफ द कॉफी ग्रोन इन इंडिया इज रोबस्टा एंड 30% इज अरेबिका, राइट। Then this question is from science, part of the brain and what it controls. So cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus,